डियर स्टूडेंट्स, आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के संबंधित बात पर चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन जो होता है वो किस रीति से या किस पद्धति से होता है। तो सर्वप्रथम है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा संपादित होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं और दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। प्रत्येक सदस्य की मत संख्या निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है। किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 1000 के गुणित इस भागफल में हो, जो राज्य की जनसंख्या को उस राज्य के निर्वाचित सदस्यों की संपूर्ण संख्या में भाग देने से आए। जैसे क्या है, जैसे राज्य की फार्मूला क्या होगा, राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, इसको भाग देना है 1000 से। जैसे कुल राज्य की जनसंख्या यानी उस राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है और उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, इसमें राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का क्या देंगे, कुल संख्या का भाग देंगे और जो आएगा उसमें भी फिर भाग 1000 का देंगे। तो क्या निकल के आता है, उस राज्य के प्रत्येक निर्वाचक के मतों की संख्या निकल कर के आ जाती है। 1000 के उक्त गुणित को गिनने के बाद यदि शेष 500 से कम न हो तो प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाता है। अगर 500 से अधिक है तो एक जोड़ दिया जाएगा और 500 से कम है तो कुछ भी नहीं जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार जब समस्त राज्यों के मतों की संख्या प्राप्त हो जाए तो उन सब के योग को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संसद के प्रत्येक सदस्य की मत संख्या होगी। अपूर्ण संख्या जो आधे से अधिक है एक मानी जाएगी और उससे कम को छोड़ दिया जाएगा। जैसे अब हमने प्रत्येक राज्य की सदस्यों का मत निकाल लिया तो उसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे। जैसे समस्त राज्यों की विधानसभाओं के कुल सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का योग और उसमें भाग देंगे बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, और उसके बाद जो अपन का निकल कर की संख्या आती है वो कहलाएगी संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या। ठीक है ना। अब अपन को समझ में आ गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है या रीति है वो उसमें राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की मत संख्या क्या होती है और संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य की निर्वाचित सदस्य की मत संख्या क्या होती है। इसके बाद आता है राष्ट्रपति चुनाव में सफलता के लिए उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा भी प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी जब तक वो निश्चित कोटा प्राप्त नहीं होगा राष्ट्रपति को निर्वाचित घोषित नहीं किया जाएगा। तो क्या है, राष्ट्रपति चुनाव में सफलता के लिए उम्मीदवार को एक निश्चित चुनाव कोटा अवश्य प्राप्त करना होता है। उसका फार्मूला क्या है, तो न्यूनतम चुनाव कोटा इजिकल टू दिए गए कुल मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1 और टोटल में भी जो मत जो आता है उसमें +1 को जोड़ दिया जाता है। तो वो कहलाता है न्यूनतम चुनाव कोटा। यानी कि क्या कहलाएगा, दिए गए कुल मतों की संख्या बटे निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1 और टोटल में भी +1 को जोड़ दिया जाता है। फिर आता अगला इस विधि में है, फिर एकल हम जाते हैं राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। तो क्या होती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति में निर्वाचक मंडल के समस्त
यानी सदस्य जो होते हैं उम्मीदवार के नाम के सामने वरीयता क्रम यानी 1 2 3 डैश डैश निर्धारित करते हैं। मतगणना के समय पहली बार प्रथम वरीयता क्रम के मतों की गिनती होती है। यदि कोई उम्मीदवार न्यूनतम चुनाव कोटा प्राप्त कर लेता है तो उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। ऐसा न होने पर न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को गणना से अलग कर उसे प्राप्त मतों को द्वितीय वरीयता के अनुसार अन्य उम्मीदवारों में विभाजित कर दिया जाता है तथा पुनः गणना की जाती है। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक कोई प्रत्याशी न्यूनतम निर्धारित कोटा प्राप्त न कर ले। न्यूनतम कोटा प्राप्त होते ही उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की उम्मीदवारी के लिए नाम कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित और 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। अब अगला पॉइंट आता है राष्ट्रपति के पद की शर्तें। राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि ऐसा कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण की तारीख से सदन में उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर भी आसीन नहीं होगा तथा वह बिना किराया दिए अपने आवास के प्रयोग तथा संसद द्वारा निर्धारित विभिन्न भत्तों का हकदार होगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन और भत्तों में कोई भी कमी नहीं की जा सकती है। अब अगला आता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति या कार्यवाहक राष्ट्रपति पद ग्रहण से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम या वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष संविधान और विधि की रक्षा तथा जनता की सेवा और कल्याण के लिए शपथ लेगा या प्रतिज्ञा करेगा और उस पर हस्ताक्षर भी करता है। अगर आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो राष्ट्रपति महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में दी गई है। राष्ट्रपति को उसके पद से केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने का एकमात्र आधार संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन ही है। महाभियोग का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन यानी राज्यसभा या लोकसभा द्वारा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि वह सदन कम से कम 14 दिन पूर्व एक लिखित संकल्प प्रस्तावित करे जिस पर उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उस प्रस्ताव को सदन के 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दे और फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन इस आरोप की जांच करता है या कराएगा और ऐसी जांच के दौरान राष्ट्रपति को स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा सफाई देने का अधिकार भी होता है। यदि दूसरा सदन इस आरोप को सिद्ध मानते हुए सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर दे तो ऐसे संकल्प के पारित होने की तारीख से राष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाता है या अपने पद से हटा दिया जाता है। तो ये हुई राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अगला आता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव आयोग की देखरेख में होता है। अनुच्छेद 71 में स्पष्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय करेगा और उसका विनिश्चय यानी उसका निर्णय ही अंतिम होगा। इस प्रकार मान लो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो ही निश्चय करता है, वो ही अंतिम निर्णय देता है और उसका निर्णय ही अंतिम होता है और उसको मान लिया जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के पद की शर्तें, राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ या प्रतिज्ञा ली जाती है उसके बारे में, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है के बारे में
और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद से संबंधित बातों पर अध्ययन किया है। धन्यवाद।